गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सीए इंटरमीडिएट का नवंबर 2021 के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पेपर 4 स्टार्ट करेंगे। मनीषा सिंह का गुड मॉर्निंग आया है। गुड मॉर्निंग मनीषा जी। सैफाली का भी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आया है। गुड आफ्टरनून सैफाली। नैना गुड मॉर्निंग। ओके, तो पेपर 4 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सीए इंटरमीडिएट का पेपर 4 का पैटर्न आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पेपर 4 में क्या रहने वाला है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने उसमें आएंगे, कितने अटैम्प्ट करने होंगे, एमसीक्यू कितने नंबर के आएंगे और सब्जेक्टिव पेपर कितने का रहने वाला है। और एक चीज़ और, जो टैक्सेशन है जो पेपर 4 है और पेपर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, मैं खुद टीच करूंगा ग्रुप फर्स्ट के अंदर। इसके बारे में बता दूं कि आपको दोनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक फेयर रजिस्टर मेंटेन करना है। लॉ में एक ही रजिस्टर से काम चल जाएगा और टैक्सेशन के अंदर 2 रजिस्टर आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। एक तो कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल का रहेगा, जो भी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा वो सब की सब आपको लिखवाऊंगा और पेपर के लिए मोर देन सफिशेंट होगी ये, और अपने नोट्स भी मैं आपको दूंगा। और पेपर 4 में जो टैक्सेशन का पेपर है उसमें एक आपको, क्योंकि एमसीक्यू भी आते हैं और सब्जेक्टिव भी आता है, तो सब्जेक्टिव के लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए एक रजिस्टर और मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई कि आपको अपने साथ हर क्लास में क्या क्या चीज़ें लेके बैठनी है, और रजिस्टर जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिससे लुक एंड फील आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं क्या गलती करते हैं कि ख़राब क्वालिटी का रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो अगर आप ख़राब क्वालिटी का रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो लुक एंड फील की प्रॉब्लम आती है, और जो इंटरेस्ट जगना चाहिए पढ़ाई में वो उतनी अच्छी तरह से इंटरेस्ट नहीं जग पाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी का भी मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, हाय। तो इसी का हाय, हेलो। सोनिया का है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको पूछनी है, जो बच्चे मेरे से लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो उनके पास एक हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वो हैंड रेज करेंगे और मेरे पास यहाँ पर दिखलाई दे जाएगा वो ऑप्शन। तो फिर मैं उसे क्या करता हूँ कि आपका एक्सेप्ट करूँगा और आपकी क्वेरी का जवाब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। उसके जवाब हैंड रेज का टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आप कर सकते हैं और वॉइस मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज के थ्रू तो जैसे आप लोग हाय हेलो भेज रहे हैं वही तरीका रहेगा, और अगर आपको वॉइस मैसेज के थ्रू करना है तो वॉइस मैसेज में आपको क्या करना पड़ेगा, एक हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, तो वो आपको इस्तेमाल करना है। मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, मैं एक्सेप्ट करूँगा, तो उसके बाद आपकी जो वॉइस है वो मेरे पास तक आ जाएगी और मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो एक आध दिन में वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 4। पेपर 4 हम स्टार्ट करते हैं। पेपर 4, पेपर 4 है, पेपर 4 है और नाम है टैक्सेशन। सबसे पहले हमें इसका पैटर्न समझना है पेपर 4 का, कि सीए इंटर में क्या पैटर्न इसका रहने वाला है। देखिए, सीए इंटर में 2 पार्टों में ये पेपर डिवाइड होगा। 2 पार्टों में ये पेपर डिवाइड होगा। एक पार्ट ए रहेगा और एक पार्ट बी रहने वाला है। इसमें पार्ट ए जो है वो 30 मार्क्स का रहेगा और एमसीक्यू उसमें क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यू पैटर्न रहेगा और 30 मार्क्स का रहेगा, 30 रहेंगे इसके अंदर। और जो पार्ट बी है वो सब्जेक्टिव रहेगा, वो सब्जेक्टिव रहेगा और उसके जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 70 मार्क्स इसके अंदर रहेंगे।
जो एमसीक्यू है, क्योंकि पेपर 4 का जो नाम है टैक्सेशन है, लेकिन आपको बता दूं मैं कि इसमें टैक्सेशन प्लस जीएसटी दोनों ही इसमें पढ़ाई जाएंगे। आपको इनकम टैक्स भी पढ़ाया जाएगा और जीएसटी भी पढ़ाया जाएगा। तो जो इनकम टैक्स का वेटेज है टोटल पेपर में, 100 नंबर के पेपर में, वो 60 नंबर का रहने वाला है। और जीएसटी का जो पैटर्न है, जो वेटेज है, वो आपकी रहने वाली है 40 मार्क्स की। तो जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, उसमें से कितने जीएसटी के रहेंगे, कितने इनकम टैक्स के रहेंगे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकम टैक्स के जो रहेंगे उसके अंदर एमसीक्यू जो 30 मार्क्स का इनकम टैक्स के जो रहेंगे वो 18 मार्क्स के रहेंगे। 18 मार्क्स के एमसीक्यू रहने वाले हैं आपके इनकम टैक्स के। और जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसके जो एमसीक्यू हैं वो 12 मार्क्स के रहने वाले हैं। 12 मार्क्स के उसमें रहने वाले हैं आपके जीएसटी के एमसीक्यू। पार्ट बी की अगर बात करें तो ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो रहने वाला है और जीएसटी जो रहने वाला है, इसके जो क्वेश्चन नंबर इनकम टैक्स में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 रहेगा और जीएसटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 to 8 रहने वाला है। इनकम टैक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 4 रहेगा और जीएसटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 to 8 रहने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इनकम टैक्स के अंदर वो कंपलसरी है। क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, ओके। और बाकी आपको एनी 2 करने फ्रॉम रेस्ट 3, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन हैं इनकम टैक्स में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी रहेगा और बाकी जो 3 हैं उन बाकी 3 में से आपको कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सर ये तो बता दीजिए आप कि इन क्वेश्चन की वेटेज कितनी रहेगी। तो वेटेज भी सुन लीजिए। जो इनकम टैक्स का पार्ट है उसमें 14 मार्क्स ईच रहने वाला है। 40 मार्क्स ईच रहने वाला है। तो 14 मार्क्स ईच यानी कि 14 3 जा 42 ये आपको करने हैं और एमसीक्यू 18 नंबर के हैं। तो टोटल 60 नंबर का जो पेपर है वो इस तरीके से इनकम टैक्स का रहने वाला है। अब बात आती है जीएसटी की। तो जीएसटी के अंदर भी, जीएसटी के अंदर क्या होगा, जीएसटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपलसरी है और प्लस करने पड़ेंगे आपको एनी 2 फ्रॉम रेस्ट 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंपलसरी रहेगा और जो बाकी 2 क्वेश्चन है, बाकी 3 में से तो आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब सर इसकी वेटेज कितनी है ये भी आप समझ लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा वो रहेगा 8 नंबर का, प्लस 10 नंबर के 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। तो टोटल ये जो जीएसटी का सब्जेक्टिव है पार्ट बी में वो 28 मार्क्स का रहेगा और 28 मार्क्स ये रहेंगे और 12 नंबर का एमसीक्यू रहेगा। तो टोटल आपका 28 मार्क्स प्लस 12 ये टोटल बैठेगा आपका 40 मार्क्स का। तो मैं समझता हूं कि आपको पेपर का जो पैटर्न है वो तो क्लियर हो जाना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है। पार्ट ए एमसीक्यू है आपका 30 मार्क्स का, जिसमें से 60% मार्क्स यानी कि इनकम टैक्स 18 मार्क्स का, और जो आपका 40% है जीएसटी यानी कि 12 मार्क्स के जीएसटी के क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी जो है वो सब्जेक्टिव है, जिसमें इनकम टैक्स में शुरू के 4 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी और एनी 2 फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि 3 क्वेश्चन यहां से आपको करने पड़ेंगे और तीनों के तीनों 40 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। जीएसटी में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंपलसरी है और प्लस एनी 2 फ्रॉम द रेस्ट 3। तो बाकी 2 आपको बाकी 3 में से आपको करने पड़ेंगे। तो टोटल ये 28 मार्क्स का पेपर जीएसटी का सब्जेक्टिव है और 42 मार्क्स का आपका इनकम टैक्स का है। चलिए अब आगे की चर्चा में स्टार्ट करते हैं। शुरू की जो कुछ क्लासेस रहने वाली हैं वो आपकी बेसिक क्लासेस होंगी।
उसमें आपको ये बताया जाएगा कि व्हाट इज इनकम टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या साधन हैं टैक्स को लगाने के। सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, सत्यम आप बताइएगा कि टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के टैक्स होते हैं? 2 तरह के होते हैं। इसी का ने जवाब दिया कि 2 तरह के टैक्सेस होते हैं। कौन कौन से टैक्स होते हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ टैक्सेस की, हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ टैक्सेस की। तो कितने तरह के होते हैं जी ये? डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं क्योंकि जो स्टूडेंट घर पर देख रहे हैं तो उन्हें लिखने में परेशानी ना हो, तो स्क्रीन साइड में बड़ा कर दिया है। 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बताइए मुझे, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सोचिए जल्दी से, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? विच इज पेड डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। यानी कि जो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड किया जाता है बाय द पेयर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें इनकम टैक्स, जिस व्यक्ति की इनकम होती है वही इनकम टैक्स को पेड करता है। यानी कि इसका जो बर्डन है और जो इंपैक्ट है वो सेम पर्सन के ऊपर पड़ता है। अभी मैं इनके एग्जाम्पल, अभी तो मैं केवल मीनिंग बता रहा हूं आपको, फिर इनके डिफरेंस भी बताऊंगा थोड़े से नॉलेज से। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? विच इज पेड डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट, जैसे इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स बताइए क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? विच इज नॉट डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट, विच इज नॉट डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट। यानी कि जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड नहीं किया जाता है, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप बाजार से कोई गुड्स खरीदते हैं, आपको ये पता होता है, पेट्रोल आप परचेज करते हैं, आपको ये पता होता है कि पेट्रोल जो है 85 रुपीज पर लीटर का है, लेकिन आपको क्या पता है कि इसमें टैक्स कितने का है? आप एक सामान की कीमत चुकाते हैं, लेकिन उस सामान की कीमत में गवर्नमेंट के टैक्सेस भी शामिल होते हैं जो हम चुकाते हैं। लेकिन क्या हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली चुकाते हैं? हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं पेड करते हैं। तो जहां जहां हम डायरेक्टली पेड नहीं करते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल रहते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के। जहां भी हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड नहीं करते हैं वो सारे एग्जाम्पल रहते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के। बात समझ में आती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स मैंने आपको बताया, पहले वैट भी हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है ना, एक्साइज ड्यूटी पहले हुआ करती थी, कस्टम ड्यूटी अभी भी है। तो वहां पर हम गुड्स की कीमत चुकाते हैं, लेकिन टैक्स कितना जा रहा है वो हमें नहीं मालूम होता है। हम सामान की कीमत के साथ ही क्या करते हैं, वो टैक्स चुकाते हैं, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हमें दोनों ही तरह के टैक्स अपने सिलेबस के दौरान पढ़ने हैं। इनकम टैक्स भी पढ़ना है हमें, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल है, और हमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी पढ़ना है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब और क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, वो भी लिखना स्टार्ट कीजिएगा। क्या क्या डिफरेंसेस हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में? नॉलेज सेक की बात कर रहा हूं मैं, कि थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। डिफरेंस
डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्या क्या डिफरेंस है देखिएगा। क्या क्या डिफरेंस है, एक तरफ कॉलम बना लीजिएगा डायरेक्ट टैक्स का, एक कॉलम बनेगा आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस का। पहले मैं समझा देता हूं आपको, उसके बाद हम लोग लिखना भी स्टार्ट करेंगे, कि पहले आपके समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या बेसिकली डिफरेंस है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है, सबसे मेन डिफरेंस ये, वो प्रोग्रेसिव नेचर का है, और इनडायरेक्ट टैक्स आपका रिग्रेसिव नेचर का है। क्या बता सकते हैं कि प्रोग्रेसिव नेचर और रिग्रेसिव नेचर क्या होती है? प्रोग्रेसिव नेचर क्या होती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका इनकम टैक्स बढ़ता है। यानी कि डायरेक्ट टैक्स कहीं ना कहीं अमीर और गरीब में भेदभाव करता है, कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स बर्डन पड़ना चाहिए जो कि जायज़ है, और गरीबों पर अमीरों के मुकाबले में कम टैक्स बर्डन पड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेज में ऐसा नहीं होता। आप एक गरीब आदमी हैं जो ठेला चलाकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करता है, अगर वो पेट्रोल लेने जाए पेट्रोल पंप पर, आप खुद बताइए कि उसे कितने का पेट्रोल मिलेगा। और एक रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी अगर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए जाता है, उसे कितने का पेट्रोल मिलेगा? क्या मुकेश अंबानी की कीमत में और एक जो ठेले चलाने वाले की कीमत में अंतर होता है जब भी आप गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं, या बराबर होता है? बराबर होता है। तो इसका मतलब रिग्रेसिव नेचर है, ये अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करता है, गरीबों को ज्यादा चोट पहुंचाता है क्योंकि उनके पास पैसा होता नहीं है, लेकिन उन्हें भी वही कीमत बाजार में चुकानी पड़ती है उस गुड्स की जो कि अमीर लोग चुकाते हैं। तो एक डिफरेंस, जो सबसे मेन डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्सेस का और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ये है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या है, वो आपका रिग्रेसिव नेचर का है। क्लियर हो गई बात ये? दूसरा जो डिफरेंस है अभी हमने लिखा था, जब मीनिंग हम समझ रहे थे, कि दूसरा जो डिफरेंस है कि डायरेक्ट टैक्सेज में जो है वो पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड किया जाता है। यानी कि जिसके ऊपर बर्डन पड़ता है, हम ग्राहक हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम कस्टमर हैं, तो हम सामान की कीमतों के साथ गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराते हैं। लेकिन क्या हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स जमा करा रहे हैं? हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स नहीं जमा कराते, बल्कि हमारे बिहाफ पर जिस दुकानदार से हमने गुड्स खरीदा है, जिस पेट्रोल पंप वाले से हमने पेट्रोल खरीदा है, जिस सर्विस प्रोवाइडर से हमने सर्विसेज ली हैं, हम सामान की कीमत के साथ या सर्विसेज की कीमत के साथ उसे पेमेंट करते हैं, और वो आगे फिर क्या करता है, गवर्नमेंट को पेमेंट करता है। क्लियर होगी बात? तीसरा एग्जाम्पल में अंतर हो गया आपका, कि डायरेक्ट टैक्स का जो एग्जाम्पल है वो इनकम टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स का जो एग्जाम्पल है वो आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। पहला जो डिफरेंस है टैक्स पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, टैक्स पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, टैक्स पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। इसमें क्या है, टैक्स पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते, इसे भी मैं समझाता हूं, पहले लिख लीजिएगा। बर्डन कैन नॉट बी पास्ड, यानी कि जो बर्डन है वो पास नहीं किया जा सकता है,
और इसमें जो है बर्डन कैन बी पास्ड, बर्डन कैन बी पास्ड, इसमें जो बर्डन है वो पास किया जा सकता है। इसे समझ लीजिए कि बर्डन कैन नॉट बी पास्ड और बर्डन कैन बी पास्ड, ये क्या होता है, बर्डन कैन नॉट बी पास्ड और बर्डन कैन बी पास्ड। आप इनकम टैक्स देते हैं, मैं अपनी आय के ऊपर, मैं अपनी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स देता हूं, तो क्या मैं अपनी फीस के साथ ही चार्ज कर सकता हूं कि देखिए आप जो मुझे 100 रुपया देते हैं और उसके ऊपर 30% मेरा टैक्स लगता है, तो आपको 130 रुपये देने पड़ेंगे? क्या मैं ये कह सकता हूं आपसे लीगली? नहीं कह सकता ना। तो यानी कि जो टैक्स मेरे ऊपर बैठ रहा है, जो आय है मेरी, जो इनकम है मेरी, उसके ऊपर जो टैक्स बैठ रहा है, उसका जो बर्डन है वो पास नहीं किया जा सकता, किसी कंज्यूमर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके ऊपर जीएसटी लगता है, मेरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, तो क्या मैं लीगली ये कह सकता हूं कि 100 रुपये फीस है प्लस 18% जीएसटी है, तो आपसे जो मैं चार्ज करूंगा वो 118 रुपये चार्ज करूंगा? कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं? कह सकता हूं। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन है कैन बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन है हमें खुद ही बियर करना पड़ता है, हम कस्टमर के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन है कैन बी शिफ्टेड ऑन द कंज्यूमर। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो लिखिएगा। नेक्स्ट डिफरेंस है, जो एक डिफरेंस बताया था मैंने कि ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, मीनिंग मैंने बता ही दिया आपको कि प्रोग्रेसिव में क्या होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज, क्या मतलब है इसका प्रोग्रेसिव नेचर? हायर टैक्स, हायर टैक्स इज लेविड, यानी कि जो ज्यादा टैक्स है वो पड़ता है, हायर टैक्स इज लेविड ऑन ए पर्सन, ऑन ए पर्सन, ऑन ए पर्सन अर्निंग, ऑन ए पर्सन अर्निंग हायर इनकम, हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है पता है आपको? क्या? यानी कि रिवर्स, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं कि अमीर के ऊपर ज्यादा टैक्स बर्डन पड़ेगा और गरीब के ऊपर कम पड़ेगा, तो वो चीज है। और ये क्या है? रिग्रेसिव है, यानी कि ये कोई भेदभाव नहीं करता है अमीर और गरीब में, जबकि होना चाहिए। इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर, दैट इज all persons, that is all persons will bear equal burden, equal burden, equal burden, यानी कि सभी लोगों के ऊपर इक्वल बर्डन जो है पड़ता है। चौथा है एग्जाम्पल, इनका अंतर जो है इनकम टैक्स है, यहां पर इनकम टैक्स है, और यहां पर है आपका एग्जाम्पल में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। किस चीज के ऊपर लगता है डायरेक्ट टैक्स? जैसे इनकम टैक्स है, टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए आदमी की, टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए, इनकम ऑफ द एसएससी, टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए एसएससी की, जिसके ऊपर ये लगेगा। और यहां पर क्या होना चाहिए? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी कि यहां पे इनकम की कोई बात नहीं होती है। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक कोई भी डाउट हो यहां तक बताइए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेज में क्या डिफरेंसेस है। अब देखिए क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, क्वेश्चन क्या आता होगा कि व्हाई गवर्नमेंट लेवी द टैक्सेज। ये कोई ऐसा नहीं है कि नई प्रथा है गवर्नमेंट की। जब आप राजा महाराजाओं के जमाने की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कहानी किस्सों में कि वो लोग भी अलग अलग तरह के करों के द्वारा अपना रेवेन्यू प्राप्त करते थे। तो गवर्नमेंट जो है, मतलब पहले प्रजातंत्र नहीं होता था,
ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं होती थी। पहले एक पर्टिकुलर राजा का रूल होता था, फिर उसका बेटा ही और सत्ता हस्तांतरित होती थी। लेकिन आज की तारीख में प्रजातंत्र है, लेकिन जो इकोनॉमी है या जो देश है या जो हमें राज्य चलाना है वो चलेगा तो तभी जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा। तो गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए? गवर्नमेंट को पैसा चाहिए अपने नेशन की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उसे चाहिए। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए सड़कों के निर्माण के लिए, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे सड़कों का निर्माण है, चाहे ट्रेन्स ट्रेन्स की लाइनें बिछानी है, कुछ भी करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए चाहिए। इसी तरीके से अभी जैसे कोरोना काल था तो आपने देखा होगा कि गरीबों के पास खाने पीने की भी समस्या थी, तो उन्हें फ्री गैस सिलेंडर भी उन्हें दिलवाने हैं, उन्हें फ्री अनाज की भी सुविधा का इंतजाम करवाना है। अभी डॉक्टरों को वैक्सीन जो है वो फ्री में दी गई है और आम जनता को भी कुछ वो चुन लेंगे, कुछ लोगों को वो फ्री वैक्सीन की सुविधा देंगे। तो ये जो काम है ये क्या होते हैं बेसिकली काम, ये सोशल वेलफेयर के काम होते हैं। तो गवर्नमेंट को जो फंड चाहिए केवल एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए नहीं चाहिए होता। गवर्नमेंट को जो अपना फंड चाहिए वो कई सारे उसे काम निपटाने हैं, तो उन पर्पज के लिए फंड चाहिए होता है। और जब फंड चाहिए है तो गवर्नमेंट के पास एक ही तरीका है फंड को कलेक्ट करने का, और वो है टैक्स लगा के, यानी कि जनता के ऊपर टैक्स लगा के उससे उगाही की जाए। ठीक है, तो ये भी लिखते हैं हम लोग कि वाई गवर्नमेंट नीड्स फंड, या गवर्नमेंट को टैक्स क्यों चाहिए, गवर्नमेंट को फंड क्यों चाहिए, ये भी देखते हैं हम लोग। हेडिंग बनाइएगा नेक्स्ट पेज पर, वाई आर टैक्सेस लेविड, वाई आर टैक्सेस लेविड, वाई आर टैक्सेस लेविड, क्यों चाहिए टैक्स गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट रिक्वायर्ड फंड्स फॉर, गवर्नमेंट requires funds for development of nation, development of nation, यानी कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, डिफेंस ऑफ नेशन, सुरक्षा के लिए, डिफेंस ऑफ नेशन, सुरक्षा के लिए। अभी जैसे कोरोना काल था तो कंटिजेंसी आपदा आ गई, तो मीटिंग कंटिजेंसी, मीटिंग कंटिजेंसी, मीटिंग कंटिजेंसी जो एकदम अचानक आपदा आ गई। और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। गवर्नमेंट को टैक्स इस पर्पस के लिए चाहिए। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए आप। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर इनकम टैक्स क्या है? मैं आपसे पूछता हूं इनकम टैक्स क्या है, बताइए। इनकम टैक्स क्या है? क्या है इनकम टैक्स? देखिए, जो इनकम टैक्स वर्ड है अपने आप में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। इसे उल्टा करके देखते हैं, एक बार उल्टा करके देखते हैं। टैक्स इनकम, अब बीच में वर्ड लगा देते हैं ऑन, यानी कि एक ऐसा टैक्स जो कि आपकी इनकम के ऊपर है। अगर आप इनकम कमाएंगे तो आपके ऊपर वो टैक्स लगेगा, और अगर आप इनकम नहीं कमाएंगे तो वो आपके ऊपर टैक्स
नहीं लगेगा। इनकम टैक्स क्या है? टैक्स है आपकी इनकम के ऊपर। क्लियर हो गई बात ये? अब एक क्वेश्चन तो आपको परेशान करता होगा कि सर इनकम क्या है? सर इनकम क्या है? ये क्वेश्चन परेशान करता है या नहीं करता? व्हाट इज एन इनकम? इनकम क्या है? तो हम समझते हैं कॉन्सेप्ट इनकम का। ये तो बात हो गई आपकी कि इनकम टैक्स क्या है। एक ऐसा टैक्स जो कि आपकी इनकम के ऊपर है। लेकिन इनकम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इनकम क्या है? जल्दी से बताइए, इनकम क्या है? इनकम क्या है? रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर। इशिका ने जवाब दिया कि रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम है। अब बहुत बढ़िया जवाब दिया। इनकम इसी को कहते हैं। अगर हम इनकम की बात करें तो दो तरह की इनकम होती है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। इनकम टैक्स में भी दो पार्टों में डिवाइडेड है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। सबसे पहली बात है कि इनकम क्या है। इनकम है जी, इनकम जो है वो रिसीप्ट माइनस एक्सपेंडिचर। ये तो समझते हैं आप, रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर। आप मुझे जो फीस दे रहे हैं क्या वो मेरी इनकम है? इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? जो आप मुझे फीस दे रहे हैं, मुझे पढ़ाने में कुछ खर्चा भी तो करना पड़ रहा है। तो जो आप देते हैं मुझे फीस, वो तो रिसीट है, वो इनकम नहीं है। उस रिसीप्ट में से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद, जो भी बिजनेस को चलाने के, जो भी प्रोफेशन को चलाने के एक्सपेंडिचर होते हैं, वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव इनकम हो गई, और अगर वो निगेटिव बची, निगेटिव भी बच सकती है, रिसीट कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, तो उस केस में लॉस भी हमें अराइज हो सकता है। क्लियर हो गई बात ये? तो इनकम क्या है? रिसीप्ट माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम जैसे मैंने बताया आपको दो तरह की होती हैं। दो तरह की कौन सी होती हैं? एक तो कैपिटल इनकम होती है और एक होती है हमारी रेवेन्यू इनकम। ठीक है ना? हमारी जो इनकम है वो दो तरह की हैं। हमारी जो इनकम है वो दो तरह की हैं। एक तो रेवेन्यू इनकम और एक है कैपिटल इनकम। हमारी जो इनकम है वो दो तरह की हैं। एक तो है रेवेन्यू इनकम और दूसरी है हमारी कैपिटल इनकम। क्लियर है? रेवेन्यू इनकम के इनकम टैक्स में जो हम कैलकुलेट करेंगे वो चार हेड ऑफ इनकम है। अभी मैं केवल समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे करके आपको समझ में भी आएगा। कोई भी रेवेन्यू इनकम है वो इन चार हेड में पड़ेगी। पहला हेड है सैलरी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम कमाता है कहीं नौकरी पेशा करके तो उसे कहेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर कोई व्यक्ति के पास कुछ प्रॉपर्टी है, मकान है, जमीन है, वो किराए पर देता है तो उसे कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसे कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक मैं हूं, मैं अपना इनकम जो कमाता हूं अपना बिजनेस करके, प्रोफेशन करके, पढ़ा के कमाता हूं, इसे कहेंगे पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और जो चौथा हेड है इनकम का वो है अदर सोर्सेज। ये केवल अभी मैं नाम रख रहा हूं, भी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी बात, फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। अगर कहीं आप कोई प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी है। मैं पढ़ा रहा हूं, एक डॉक्टर डॉक्टरी करता है तो उसके बाद जो क्लाइंट आते हैं, इस तरह की इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस एंड प्रोफेशन में आती है। आपका बैंक में पैसा जमा है, उससे इंटरेस्ट आता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अगर आपके कंपनी में
पैसे जमा हैं, शेयर्स ले रखे हैं, उससे डिविडेंड आता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में आती है। और एक होती है हमारी कैपिटल इनकम, इनकम टैक्स में, उस चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन यानी कि पूरी इनकम टैक्स हमें 5 चैप्टरों के अंदर पढ़नी है। पूरी इनकम टैक्स हमें 5 चैप्टरों के अंदर पढ़नी है। पूरी इनकम हमें जो है 5 चैप्टरों के अंदर पढ़नी है। शेफाली का क्वेश्चन आ रहा है, तो शेफाली आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अपना, जो आप पूछना चाह रही हैं। तो कैपिटल जो इनकम है वो इनकम टैक्स में क्या है, कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर आएगी। सर ये कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर किस तरह की इनकम आएगी, उसका भी एक एग्जांपल दे दीजिए। तो कैपिटल गेन के अंदर आएगी लाइक जैसे अभी लॉकडाउन हुआ और लोगों को कंटीजेंसी हुई और अचानक फंड्स की नीड की जरूरत पड़ गई, और कारण भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए किसी घर में लड़की की शादी है तो पैसे का इंतजाम करना है, उनके पास एक जमीन ले रखी थी उन्होंने कभी, और आज जमीन बेच दी, तो ये क्या है, कैपिटल गेन की इनकम है। उन्होंने कुछ ज्वेलरी ले रखी थी, लड़की की शादी है या कोई और खर्चा है, उसके लिए ज्वेलरी उन्हें बेचनी पड़ गई, तो ये क्या है, इनकम। ये क्या है, कैपिटल गेन की इनकम है। क्लियर होगी बात ये। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो इनकम है वो 2 तरह की है, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम। डिटेल डिस्कशन हम करेंगे ही साथ के साथ। रेवेन्यू इनकम के 4 हेड ऑफ इनकम है इनकम टैक्स में, ठीक है ना, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सैलरी हेड है, किस तरह की इनकम आती है, सिर्फ मैंने अभी एग्जाम्पल ही दिया है। हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन है, और अदर सोर्सेज है। और 5वां हेड है आपका कैपिटल गेन। जितनी भी आप जो भी सोच सकते हैं कि इनकम कहां से आ सकती है, ठीक है, वो इन 5 चैप्टरों के अंदर जरूर फॉल करेगी। और इनकम टैक्स ने स्पेसिफिक सेट बनाए हुए हैं रूल्स के कि सैलरी की इनकम निकालनी है तो कैसे निकालनी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है तो कैसे निकालनी है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन की इनकम निकालनी है तो कैसे निकालनी है, अदर सोर्सेज की इनकम निकालनी है तो कैसे निकालनी है, कैपिटल गेन की इनकम निकालनी है तो कैसे निकालनी है। तो जब हम चैप्टर वाइज रूल्स पढ़ते चले जाएंगे तो आपको इनकम निकालने का तरीका आ जाएगा। क्लियर है। तो ये बात हुई कि इनकम टैक्स क्या है, एक ऐसा टैक्स जो इनकम के ऊपर है। सर ये इनकम क्या है, इनकम जो होती है एक रिसीट में से एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद आती है। इनकम 2 तरह की होती है, एक रेवेन्यू इनकम होती है, कैपिटल इनकम होती है। रेवेन्यू इनकम को यहां पर 4 चैप्टरों में डिवाइड किया गया है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज में। और कैपिटल इनकम का एक ही हेड है और वो है कैपिटल गेन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब कुछ क्लियर है? जो लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस का मजा ले रहे हैं उन्हें भी क्लियर है या नहीं है? किसी का डाउट आ रहा है, कोई डाउट पूछना चाह रहा है? अगर आपको वॉइस मैसेज में दिक्कत हो रही है तो नैना, मानसी, अच्छा मानसी को भी सब कुछ क्लियर है, नैना को भी क्लियर है, इशिका को भी क्लियर है, वेरी वेरी गुड इशिका, यस सर एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। कोई भी डाउट होगा आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। वॉइस मैसेज में हो सकता है अभी क्योंकि अभी आप एडोप्ट नहीं हो पाए हैं तो मैं उसकी ट्रेनिंग दे दूंगा आपको, तो 1 आध दिन में फिर वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर जो क्लासरूम में सब बच्चे बैठे हुए हैं इन्हें भी सब कुछ क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स में या किसी भी लॉ में मैं बात करूं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं। देखिए लॉ का एक अपनी दुनिया होती है, आप लोग फाउंडेशन में भी लॉ पढ़ के आए हैं, मर्केंटाइल लॉ। तो लॉ की एक अपनी दुनिया होती है, वो जब तक उसमें आने वाली टर्मिनोलॉजी को आप ना समझें तो जब तक आपको लॉ आगे क्लियर नहीं होगा। इनकम टैक्स एक लॉ का ही सब्जेक्ट है, बस वो न्यूमेरिकल भी उसमें आते हैं, जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे उसको हमें न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा और उससे पता लगेगा कि हमें सारी चीज क्लियर है या नहीं है, अदरवाइज। लेकिन ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही है। तो जैसा आप जानते हैं कि ये रेवेन्यू लॉ है। रेवेन्यू लॉ मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को पैसा आता है, तो रेवेन्यू लॉ है। अब हर साल इसमें अमेंडमेंट आते हैं। अभी 1 फरवरी को भी निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, तो
आपको डाउट होगा कि सर जो 1 फरवरी 2021 को बजट पेश हुआ है क्या हमारे ऊपर वो एप्लीकेबल है? तो पहले तो यही चीज क्लियर करूंगा मैं आपको कि हमारे ऊपर कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है। फिलहाल मैं जीएसटी की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, शुरुआत में मैं इनकम टैक्स स्टार्ट कर रहा हूं, जब इनकम टैक्स खत्म हो जाएगी उसके बाद हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है। हमारे जो पेपर हैं जो है नवंबर 2021 में हमारे पेपर हैं, नवंबर 2021 में पेपर हैं। इस नवंबर 2021 के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है जी। 2020 एप्लीकेबल है इस नवंबर 2021 के लिए। फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है, यानी कि जो पिछले साल बजट 1 फरवरी 2020 को निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, हमें उसे पढ़ना है, ना कि जो 1 फरवरी 2021 में बजट पेश हुआ है। यानी कि जो अभी आपका इसी महीने बजट पेश हुआ है 12 दिन पहले, उसकी कोई रेलेवेंसी हमारी स्टडी में नहीं आने वाली, उसका कोई प्रोविजन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि आपने कई बार सुना होगा फाइनेंस बिल। अभी जैसे 1 फरवरी 2021 को बजट पेश हुआ तो वो फाइनेंस बिल है, ना कि फाइनेंस एक्ट है। एक होता है फाइनेंस बिल और एक होता है फाइनेंस एक्ट। सोचिए आप कि क्या डिफरेंस है। और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस का मजा ले रहे हैं वो भी मुझे फटाफट जवाब लिख के भेजिए, जो भी उन्हें पता है, नैना, इशिका, शेफाली, सोनिया, फटाफट मनीषा, फटाफट जवाब लिख के भेजिए। और आप भी जो सामने बैठे हुए हैं मुस्कुरा रहे हैं, तो वो भी सोचिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस बिल एंड फाइनेंस एक्ट क्या है। सामने जो बच्चे बैठे हैं मेरे, वो कह रहे हैं कि बिल तो वो हो गया जो उन्होंने बनाया, और एक्ट वो हो गया जो पास हुआ। पास कहां से हुआ? पार्लियामेंट से। घर बैठे हुए बच्चे भी जवाब दें। मनीषा का जवाब आया, इशिका का जवाब आया, शेफाली का आया। शेफाली का, बिल को जब पार्लियामेंट पर प्रेजेंट करते हैं, वो प्रेसिडेंट की एसेंट होती है, तब एक्ट बनता है। वेरी वेरी गुड शेफाली, गुड जॉब। मनीषा, एक्ट इज ए लॉ बट बिल इज नॉट येट बिकम्स लॉ। शेफाली का ज्यादा अच्छा जवाब है। मनीषा भी शायद कहना तो वही चाह रही हैं, लेकिन शायद उसे शब्दों में नहीं दे पाई हैं। तो मैं भी बता देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड फाइनेंस एक्ट। देखिए, बिल एक होता है प्रपोजल। गवर्नमेंट जब संसद के सामने, जब देश के सामने अपने प्रस्ताव रखना चाहती है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, समझिएगा और ज्यादा क्लियरली समझिएगा आप लोग। आपने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस बिल एंड फाइनेंस एक्ट। बिल हमेशा गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने रखती है। देखिए, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में भी अंतर है। पार्लियामेंट जैसे 545 सदस्यों से बनी हुई है, एग्जैक्टली शायद एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, कभी आप कहेंगे जी 545 नहीं 544 हो सकता है 544 भी हो, मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली। तो 545 सदस्यों से बनी हुई है। उसमें कांग्रेस के भी कुछ चुनिंदा प्रतिनिधि हैं जो सांसद चुन के आए हैं, बीजेपी के भी हैं, उसमें और पार्टियों के भी हैं। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट हम साधारण शब्दों में कह देते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो साधारण शब्दों में कहा जाता है, जबकि गवर्नमेंट पूरी बीजेपी, यानी कि अगर 545 में से 325 बीजेपी के हैं तो 325 सदस्यों की गवर्नमेंट नहीं होती। उसमें से जो मंत्री बनाए जाते हैं, 50 60 70 लोग जो भी मंत्री बनाए जाते हैं, अब बहुत सारे आपको शायद नहीं पता हो, बहुत सारे मंत्री तो ऐसे भी होते हैं जो किसी पार्टी से लिंक ही नहीं होते हैं,
अगर गवर्नमेंट को जो प्रधानमंत्री बनता है, अगर उसे लगता है कि पार्टी बड़ी नहीं है, देश बड़ा है, तो उसे ये देखना पड़ता है कि कौन लोग काबिल हैं, ना कि जो मेरी पार्टी के हैं मैं सारे पद उन्हें दे दूं। जैसे अगर आपने सुना हो कि पिछली सरकार में तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, लेकिन इस जो करंट मोदी की सरकार है उसमें जो है विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर बेसिकली एक अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी रहे होंगे, वो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मोदी को लगा कि नहीं, ये विदेश मैटर का, विदेशी मामलों के अच्छे जानकार हैं और ये अच्छा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी किसी पार्टी के नेता को उन्होंने विदेश मंत्री नहीं बनाया, बल्कि जो आईएएस ऑफिसर, जो पीसीएस ऑफिसर हैं, मुझे उनकी रैंक नहीं मालूम है, तो उस बंदे को उन्होंने क्या बना दिया? विदेश मंत्री का दर्जा दे दिया। तो सरकार का मतलब ये होता है कि जो 50-60 लोग हैं वो सरकार है, उसमें भी फिर कैबिनेट अलग होती है, यानी कि 50-60 लोगों का मंत्री हैं तो उसमें कैबिनेट हो सकता है 10-15 लोगों की हो। तो बिल क्या होता है कि जो सरकार सोचती है, सबसे पहले कानून बनाने से पहले सरकार के माइंड में आइडिया आएगा और वो अपनी बात को रखेगा। तो अभी भी जो फाइनेंस बिल 2021 है वो बिल है, एक्ट नहीं है, ठीक है। तो वो बिल पेश किया जाता है, पेश करने के बाद इसका एक बजट सेशन होगा। अभी जैसे बजट सेशन चल रहा है, ठीक है। बजट सेशन का मतलब होता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, 545 में सारे के सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ लोग तो बस अंगूठा छाप हैं और अपनी हाँ या ना, बस उन्हें पता नहीं है कि हाँ देनी है ना देनी है, बस वो पार्टी को फॉलो करते हैं। तो चर्चा का मकसद ये होता है कि हो सकता है गवर्नमेंट से भी कुछ गलती हो जाए, ठीक है। तो आप चर्चा कीजिए, चर्चा करने के बाद आप अपनी राय रखिए, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि अपनी राय रखेंगे, चर्चा होने के बाद उसके ऊपर वोटिंग होगी। देखिए क्या होता है, अगर चर्चा नहीं होगी, मैं एक तरफा बोल लूं, तो सबको लगेगा कि मेरी ही बात ठीक है। जब तक दूसरा आदमी उसकी काट नहीं करेगा, वो भी अपने कुछ आर्ग्यूमेंट के तहत, अपने कुछ लॉजिक लगा के वो उन चीजों की काट नहीं करेगा, तो जब तक कोई भी चीज फेयर नहीं हो सकती है। तो बिल क्या होता है, गवर्नमेंट के प्रस्ताव होते हैं और उनके ऊपर फिर अलग से सेशन बुलाया जाता है, अलग से जो सेशन होता है वो उसके ऊपर चर्चा होती है, सरकार अपनी बात करती है, जो दूसरे सांसद हैं वो अपनी बात करते हैं। उस चर्चा के दौरान कुछ अमेंडमेंट भी होते हैं, बदलाव भी होते हैं कि इस बिल में ये कमियां हैं। देखिए कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती कि उसमें कुछ गलती ही ना हो, गलतियां हमेशा हैं, लेकिन गलतियों को सुधारा जाएगा। तो चर्चा होने के बाद, डिस्कशन होने के बाद उसमें अमेंडमेंट आते हैं, फिर अल्टीमेटली वोटिंग होती है। अब वोटिंग होने के बाद जहां पर भी नंबर ज्यादा हैं वो चीज मान ली जाती है। वो मानने के बाद 2 सदन होते हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। तो एक दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, लोकसभा और राज्यसभा में से उच्च सदन कौन सा है और निम्न सदन कौन सा है? जानकारी के लिए आप लोग भी जवाब दीजिए, जो घर पे बैठे हुए मजा ले रहे हैं, नैना, इथिका, शेफाली। सबसे मैं पूछ रहा हूं कि उच्च सदन कौन सा है और निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा उच्च सदन है या राज्यसभा उच्च सदन है? नैना का जवाब आया है, नैना शायद कुछ और लिखना चाह रही हैं, ना उसने लोकसभा लिखा ना राज्यसभा लिखा, कुछ अलग ही लिखा है। शेफाली का है लोकसभा, अपर हाउस जो है, लोकसभा अपर हाउस और राज्यसभा है लोअर हाउस। मनीषा है लोकसभा इज अपर हाउस एंड राज्यसभा इज लोअर हाउस। सामने आप भी बता दीजिए कि अपर हाउस, लोकसभा इज अपर हाउस और राज्यसभा इज लोअर हाउस। आपका जवाब है, मैंने अभी इसके ऊपर कोई मोहर नहीं लगाई है, ठीक है ना। जबकि उल्टा है, राज्यसभा इज अपर हाउस और लोकसभा इज लोअर हाउस। अब इसे भी समझिए कि राज्यसभा क्यों अपर हाउस है। लगता है बहुत से लोगों को कि लोकसभा अपर हाउस है, लेकिन वास्तविकता में राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा में तो हम और आप वोटिंग डाल के अपने सांसद चुनते हैं,
ये मालूम है सबको। राज्यसभा का कोई सदस्य हमारे द्वारा चुना हुआ नहीं होता। और ये संविधान बनाने वालों को पता था अच्छी तरह से कि आम जनता बेवकूफ होती है। हम और आप बेवकूफ हैं। किसी ने थोड़ा सा ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर लिया, ठीक है ना, उसने कुछ ज्यादा रैली निकाल दी, उसने कुछ एक संप्रदाय विशेष को कुछ बेनिफिट देने की बात कर रहा है, तो हम उस लालच में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम जो लोग चुनते हैं वो अपर हाउस नहीं है, वो लोअर हाउस है। अपर हाउस इज राज्यसभा, और राज्यसभा में पढ़े लिखे लोग जाते हैं। यहां पे तो क्या है, एक गुंडा मवाली है, पैसा ज्यादा है, उसने डरा के भी वोटिंग अपने फेवर में करा सकता है, ठीक है ना, वो भी सांसद बन सकता है। पूरे देश में 545 सांसदों में से आप बहुत सारे क्रिमिनल लोगों को भी देख लोगे जिन्हें कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे लोग क्या डिस्कशन करेंगे भाई, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन राज्यसभा में अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी राज्यसभा के सदस्य हैं, उसमें फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस भी राज्यसभा के सदस्य हैं। अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, कला का क्षेत्र अलग हो गया, एजुकेशन का क्षेत्र अलग हो गया, बिजनेस का क्षेत्र अलग हो गया, प्रोफेशन का क्षेत्र अलग हो गया, तो हर क्षेत्र के कुछ नुमाइंदे राज्यसभा में होते हैं। और वास्तव में जो रियल डिस्कशन होता है किसी भी बिल के ऊपर, वो किस में होता है, राज्यसभा में होता है, वो लोकसभा में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में 545 में से 500 लोग तो बेपढ़े लिखे होंगे, वो क्या डिस्कशन करेंगे। राज्यसभा में अच्छे लोग जाते हैं, ठीक है ना, उन्हें अच्छे लोग इसलिए पहुंच पाते हैं क्योंकि उन्हें हम नहीं चुनते हैं। हम तो जिन्हें चुनेंगे, हम लोगों में उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, हम केवल अपना इंटरेस्ट देखते हैं। बस किसी ने दो बातें हमारे फेवर की कह दी तो हम उसके मुरीद हो गए। समझ में आ रही बात आपके? तो एक तो ये आपकी गलतफहमी दूर हुई सभी बच्चों की। सभी बच्चों का एक जैसा ही जवाब था कि लोकसभा इज अपर हाउस और राज्यसभा इज लोअर हाउस, जबकि था उल्टा, राज्यसभा इज अपर हाउस और लोकसभा इज लोअर हाउस। चलिए, चर्चा हमारी चल रही थी बिल और फाइनेंस एक्ट के ऊपर। तो बिल एक प्रपोजल होता है गवर्नमेंट का, वो बोथ हाउसेस के सामने रखती है। पहले कोई चीज लोकसभा से पास होती है, फिर उसके बाद राज्यसभा से पास होती है। जब दोनों सदनों से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाती है। प्रेसिडेंट भी अपनी हाँ या ना कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो हिस्ट्री बनी हुई है इंडिया में कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को रबड़ स्टैंप कहा जाता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं निकालते हैं, जो भी सदनों से पास होके आया है उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं। जबकि कानूनन वो नुक्ताचीनी कर सकते हैं, ठीक है ना, उसे पढ़ें, डिस्कस करें और अपनी एक ओपिनियन दे सकते हैं और वापस भेज सकते हैं गवर्नमेंट के पास। लेकिन जनरली वो नहीं भेजते हैं। तो जब दोनों सदनों से पास होने के बाद और प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होने के बाद तब ये बनता है फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट। तो बात समझ में आ गई होगी सबके? सभी लोग लिख के भेजिए कि सबको समझ में आ गई है या नहीं आई है। फटाफट अपने जवाब भेजिए सभी लोग। सैफाली, मनीषा, इशिका, हर्षिता, सभी लोग अपने जवाब भेजिए कि सब कुछ समझ में आ गया है या नहीं आ गया। जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं सब लोगों के। चलिए, अब ये तो क्लियर है, ये पूरी इनकम टैक्स के दौरान क्लियर रखिएगा कि नवंबर 2021 के लिए हमारा जो फाइनेंस एक्ट है वो कौन सा एप्लीकेबल है, हमारा फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस जो बिल है 2021 जो अभी 12-15 दिन पहले पेश हुआ है, उसको हमें नहीं देखना है, ठीक है ना। यानी कि जो फाइनेंस एक्ट 2020 में प्रोविजन थे जो गवर्नमेंट लाई थी, वो ही हमें डिस्कस करने हैं। किसी भी लोगों पढ़ते हुए सबसे पहले उसमें कुछ डेफिनेशन भी आती हैं, परिभाषाएं भी आती हैं। तो हम कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो पूरे इनकम टैक्स के दौरान हमें यूज करनी है। और एक मैं इसकी हियरार्की भी बताता हूं, सेक्शन हियरार्की, कि कोई भी एक्ट जो है वो सेक्शनों में डिवाइडेड रहता है। तो सेक्शन 1 जो है उसमें क्या लिखा होता है, और सेक्शन 2 एंड सो ऑन में क्या क्या लिखा होता है। कोई बता सकता है आप में से सेक्शन 1 किस चीज का होता है? सेक्शन 1 किस किस चीज का होता है? सेक्शन 1 में क्या क्या लिखा होता है?
फाउंडेशन में भी आप लोगों ने लॉ पढ़ी है। तो कुछ चीजें जो हैं बेसिक्स हैं वो इनकम टैक्स में अलग और कंपनी एक्ट में अलग और कॉर्पोरेट और आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग, ऐसा ऐसा नहीं होता है, सब में सेम रहनी है। तो सेक्शन 1 किस चीज का होता है? मनीषा का जवाब आया है, शेफाली का भी आया है, और सभी के जवाब अच्छे हैं। शेफाली बोलती है कहां कहां एप्लीकेबल होगा। मनीषा बोल रही है एरिया वेयर लॉ इज एप्लीकेबल, वेरी गुड। और कब से एप्लीकेबल है? किसी भी एक्ट के सेक्शन 1 में 3 चीजें लिखी होती हैं। पेपर के लिए जरूरी नहीं है, ये मैं बता दूं। एमसीक्यू जरूर पैटर्न है, तो एमसीक्यू में आपका एक आध नंबर का आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी एक्ट के सेक्शन 1 में क्या होता है। 3 चीजें लिखी होती हैं। एक तो होता है शॉर्ट टाइटल, यानी कि एक्ट का नाम। एक बच्चा जब किसी घर में जन्म लेता है तो भी उसका नाम रखना जरूरी होता है। बिना नाम के किस नाम से पुकारा जाएगा? तो एक्ट का भी एक नाम होता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये एक्ट का नाम है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये एक्ट का एक नाम है। जिस नाम से उसे पुकारा जाएगा वो नाम उसे बाकी एक्ट से अलग करता है, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट टाइटल, यानी कि छोटा नाम, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक तो ये बात हो गई। दूसरे जो चीज लिखी जाती है वो है डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट है इसकी 1 अप्रैल 1962। जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं आपको बस। तो पहली चीज हो गई इसमें शॉर्ट टाइटल, यानी कि इसका जो एक्ट का नाम है वो इनकम टैक्स एक्ट है 1961। पहली बात तो ये। दूसरी जो चीज लिखी जाती है वो है डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट थी 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1962। और तीसरी जो चीज लिखी जाती है वो है कहां कहां एप्लीकेबल होगा। तो एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारतवर्ष में ये एप्लीकेबल होता है। पहले जैसे आपने सुना होगा जब से धारा 370 हटी है, उससे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बहुत सारे एक्ट एप्लीकेबल नहीं होते थे, लेकिन धारा 370 हटने से पहले भी इनकम टैक्स एक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता था। तो पहले भी एप्लीकेबल था, अभी भी एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 1 जो है उसमें 3 बातें लिखी होती हैं। किसी भी एक्ट की बात मैं कर रहा हूं, ये खाली इनकम टैक्स एक्ट की बात नहीं है। तो शॉर्ट टाइटल, उस एक्ट का नाम, डेट ऑफ कमेंसमेंट, और तीसरा कहां कहां ये एप्लीकेबल होगा। उस सभी ने जो जवाब दिए थे बहुत बढ़िया जवाब दिए थे। खैर, सेक्शन 2 किस चीज का होता है? सोचिए सेक्शन 2 किस चीज का होता है और फटाफट जवाब लिखना शुरू कीजिए। तो जवाब आया है डेफिनेशन का सेक्शन होता है। मनीषा का भी जवाब आया, सोनिया का भी जवाब आया है, समीर का भी जवाब आया है। डेफिनेशन का सेक्शन ये होता है। वेरी वेरी गुड, डेफिनेशन का सेक्शन होता है ये, यानी कि परिभाषाएं, जो कि उस एक्ट में कुछ टर्मोलॉजी यूज होगी। फाउंडेशन जब आप लोगों ने किया होगा कहीं पर भी, तो आपको ये जानकारी जरूर मिली होगी कि एक ही वर्ड का अलग अलग मतलब होता है, हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर जगह ही होगा। तो ये चीज कैसे पता लगेगी? क्योंकि लॉ की या इनकम टैक्स की एक अपनी दुनिया है, अपना संसार है। तो वो अपने जो रूल्स हैं, अपनी जो परिभाषाएं हैं, वो खुद बनाती है, वो खुद तय करती है। ऐसा नहीं है कि सर अभी तक तो हम अकाउंट्स में इस वर्ड का मतलब ये पढ़ते हुए आए हैं, हमने सर 9th में या 10th में हमने ये पढ़ा था, इस सब का मतलब सर मैं तो डिक्शनरी आपके सामने ला के रख दूंगा या रख दूंगी और इस वर्ड का मतलब आप ये देखिए ये है। मुझे कोई डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको बताऊंगा। मैं खुद अपने आप में एक डिक्शनरी हूं। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है या कोई भी एक्ट ये कहता है कि जो शब्द का मतलब हम जो तय कर रहे हैं वो आप अच्छी तरह समझ लीजिए, उसका इंप्लीकेशन भी समझ लीजिए कि किस तरह से वो अप्लाई होगा,
और उसी तरीके से आपको पूरे एक्ट को पढ़ते वक्त उसे लेना है। तो सेक्शन 2 जो होता है वो किस चीज का होता है? डेफिनेशन का सेक्शन होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसमें कुछ सेक्शन 2 अभी हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे कि हम क्योंकि 2-3 क्लासेस में पूरा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं जो भी हमारे काम में आएंगी तो उन्हें जरूर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो काम में आएगी हमारे, एक होता है ईयर, एक होता है हमारा ईयर। तो मैं अगर आपसे बात करूं कॉन्सेप्ट क्या है ईयर का, कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर, ईयर कितने तरह के होते हैं इनकम टैक्स में, ईयर कितने तरीके के होते हैं, ये मैं पूछूंगा नहीं, राधा मैं बताऊंगा क्योंकि आपको नहीं पता होगा, ये कोई जनरल क्वेश्चन नहीं है कि आपको पता होगा। देखिए, एक ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स में। फाइनेंशियल ईयर तो बाकी जगह भी चल जाता है। एक होता है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, और एक होता है असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। ये 3 तरीके के ईयर होते हैं। प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 234 में गिवन है, और असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 29 में गिवन है। फाइनेंशियल ईयर की जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट में गिवन नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर का जो कॉन्सेप्ट है इज नॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, रादर ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है जी, वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। फाइनेंशियल ईयर, जब भी वर्ड फाइनेंशियल ईयर आए तो वो हमेशा 1 अप्रैल एक ईयर से शुरू होके जो अगला ईयर होगा उसकी 31 मार्च को खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं खाली ईयर की बात करूं तो ईयर हमेशा होता है कैलेंडर ईयर, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। ईयर हमेशा होगा, क्या होगा? कैलेंडर ईयर, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। और फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? हमेशा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अभी इसमें 1 अप्रैल कौन सा ईयर का है वो हम लगा देंगे, कोई सा भी ईयर लगा दीजिए। 1 अप्रैल 2020 से लगा लीजिए, 31 मार्च 21 तक लगा लीजिए। 1 अप्रैल 2021 से अगर लगाएंगे तो 31 मार्च 2022 तक जाएगा वो। तो एक ईयर से, एक ईयर के 1 अप्रैल से स्टार्ट होके दूसरे ईयर की 31 मार्च तक ये जो है फाइनेंशियल ईयर जाता है। एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा मैं, सभी लोग जवाब देंगे सोच के, कि प्रीवियस ईयर ये जो सेक्शन 234 है और असेसमेंट ईयर है सेक्शन 29 है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 34 और 9, इसे सबसेक्शन बोलेंगे या क्लोज बोलेंगे? इसे सबसेक्शन बोलेंगे या क्लोज बोलेंगे? जवाब दीजिए। जवाब आ रहा है जो घर बैठे बैठे देख रहे हैं, सबसेक्शन, किसी का आया है क्लोज। देखिए, ये है क्लोज। एक गलतफहमी मैं आप लोगों की दूर कर दूं, जो कि टीचरों ने ही भरी हुई होती है, और 90% टीचर्स भी ये चीज क्लियर नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन एंड क्लोज। देख के हम नहीं पता लगा सकते, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। अभी जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, जरूरी नहीं है कि सारी चीज समझ में आ जाए आपको, तो पेशेंस रखिएगा, कुछ समय बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है आपका, जब भी कोई लिस्ट गिवन हो लॉ में, और ये भी जो मैं बात कर रहा हूं ये केवल इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी लॉ की मैं बात कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डेफिनेशन है, कंसिडरेशन की डेफिनेशन है, ऑफर की डेफिनेशन है, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है, तो सेक्शन 2 है।
जब भी कोई लिस्ट हो, जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स में लिस्ट है सेक्शन 29, एक है सेक्शन 214 कैपिटल एसेट की, एक है सेक्शन 247 ट्रांसफर की डेफिनेशन है, एक सेक्शन 234 ये प्रीवियस की डेफिनेशन है। सेक्शन 29 असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन है, 214 कैपिटल एसेट बाद में आएगी, अभी आपको चौंकी मत। 247 ट्रांसफर क्या होता है इसकी डेफिनेशन है, और प्रीवियस ईयर 234 ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि एक लिस्ट है और उस लिस्ट में हर जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, जो फिगर इस्तेमाल हो रही है, हर चीज अलग अलग है। 29 में असेसमेंट ईयर है, 214 में कैपिटल एसेट है, 247 में ट्रांसफर है, 234 में प्रीवियस ईयर है, एंड सो ऑन। यानी कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में। असेसमेंट ईयर एक अलग चीज है, प्रीवियस ईयर एक अलग चीज है, कैपिटल एसेट एक अलग चीज है। क्या कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं है। तो जब भी कोई रिलेशन नहीं होता तो उसे बोला जाता है क्लोज। सेक्शन 2 में हमेशा क्लोज वर्ड ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि सेक्शन 2 में हर चीज की अलग एक डेफिनेशन होती है, आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। सब सेक्शन क्या होता है आगे कभी मैं कोई चीज पढ़ाऊंगा जिसमें सब सेक्शन होंगे, क्योंकि पूरी इनकम टैक्स में 99% तो सब सेक्शन ही है, क्लोज तो केवल 3 जगह ही है। जब भी हम कोई मैटर को लिखते हैं, कई बार हम पैराग्राफ में नहीं लिखते, हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और उसे पैराग्राफ बना दिया, जैसे ट्रांसफर की डेफिनेशन ही लिख रहे हैं उदाहरण के तौर पर, और ट्रांसफर की डेफिनेशन पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 लिख रहे हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 1 में भी पॉइंट नंबर 2 में भी है ट्रांसफर ही, तो जो वो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 होंगे वो होंगे सब सेक्शन। यानी कि अगर कोई चीज लिखी जा रही है और लिखते वक्त हम पैराग्राफ या पॉइंट यूज कर रहे हैं, ये भी तो पॉइंट्स ही हैं, 29, 214 ये 247 ये पॉइंट्स ही तो हैं। लॉ मेकर्स ने तो एक ही जगह लिख रखा है सब कुछ, तो ये पॉइंट्स ही तो हो गए उनके, लेकिन इनमें कोई रिलेशन नहीं है। और जब रिलेशन होता है तो उन्हें बोला जाता है सब सेक्शन। किसी भी लॉ में 99% सब सेक्शन ही पाए जाते हैं, क्लोजेज कम पाई जाती है। क्लियर हो गया? आप लोगों को भी क्लियर है? जवाब आप भेज सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्लोज और सब सेक्शन क्लियर है या नहीं है। जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं। क्लियर है सर, ऑल क्लियर, गुड। अब हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल ईयर, तो मैंने आपको समझा ही दिया, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे मैंने आपको कह रखा है कि रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, अगर आज नहीं भी ला पाए कोई बात नहीं, अभी तो जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से फेयर रजिस्टर बनाना स्टार्ट कर लीजिएगा। तो फटाफट लिखना स्टार्ट कीजिएगा, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या है और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या है। मैं स्क्रीन साइज को बड़ा कर देता हूं जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम ना रहे। असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर क्या है? इसकी जो सेक्शन है सेक्शन 29 है। लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा असेसमेंट ईयर क्या है। असेसमेंट ईयर मीन्स इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। असेसमेंट ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर, assessment year means a financial year, assessment year means a financial year, assessment year means a financial year
that is a period of 12 months. Assessment year means a financial year that is a period of 12 months starting from 1st April every year and ending on 31st March of following year. Our current assessment year is current relevant assessment year is 2021-2022, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होके हमारा 31 मार्च 2022 तक जाएगा। और आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है। अगर आपसे कोई सोते सोते भी पूछा जाए कि आपका असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, तो आपको सेकंड थॉट की जरूरत ना पड़े, आप बिना सोचे समझे जवाब दें। और जवाब यही आना चाहिए कि हमारा असेसमेंट ईयर जो है 2021-22 है। इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो ये समझ लीजिए गुनाह हो जाएगा, ये खाली पाप नहीं है, ये गुनाह हो जाएगा। तो असेसमेंट ईयर जो हमारा है वो है 2021-22। देखा जाए वैसे तो हर फाइनेंशियल ईयर ही अपने आप में क्या होता है, असेसमेंट ईयर होता है, हर एक फाइनेंशियल ईयर ही। क्योंकि जैसे 2021-22 एक असेसमेंट ईयर है, तो 2020-21 भी एक असेसमेंट ईयर था, उससे पहले 2019-2020 भी एक असेसमेंट ईयर था। लेकिन हमें अपना पहचानना है। अपना पहचानने से मतलब है कि जो नवंबर 2021 में हमारे काम में आने वाला है। क्लियर हो गई बात? ये जो नवंबर 2021 में काम में आने वाला है, हमें वो चीज पहचाननी है कि वो असेसमेंट ईयर हमारा क्या है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं आगे बढ़ूं? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए। एक मैसेज आया है, क्या है वो मैसेज? मनीषा पूछ रही है सर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मनीषा जी आपका, और 2 मिनट रुकिए, मैं इसका जवाब देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। कंफ्यूज हो रही हैं मनीषा जी, हो सकता है और लोग भी कंफ्यूजन हो कि सर फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है और असेसमेंट ईयर भी 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ये क्वेश्चन आया है। अभी थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले हम प्रीवियस ईयर की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो फिर मुझे स्क्रीन साइज को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन लिखवाते वक्त। असेसमेंट ईयर में अभी आप 2-3 लाइनों की जगह छोड़ दीजिएगा, 1-2 लाइनें वो लिखवाऊंगा मैं। पहले हम प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन लिख रहे हैं। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 2 क्लोज 34, इसको 2 सेक्शन गिवन हैं प्रीवियस ईयर को। सेक्शन 3 भी इसी का है और सेक्शन 234 भी इसी का है। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं तो इस वजह से हमें थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो अगर एमसीक्यू नहीं आते हैं तो मैं खाली सेक्शन 234 से भी काम चला सकता था, लेकिन एमसीक्यू में क्या होता है, इंस्टीट्यूट बहुत बारीकी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। एक्चुअली क्या है कि आज से 20-25 साल पहले सेक्शन 3 में डेफिनेशन थी इसकी, और सेक्शन 3 में
अलाउड था कि आप अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपना प्रीवियस ईयर रख सकता है, लेकिन 2091 से यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अलग से अपना प्रीवियस ईयर रखने की इजाजत नहीं है। जो इनकम टैक्स बताएगा वही प्रीवियस ईयर आपको रखना पड़ेगा। तो सेक्शन 3 की डेफिनेशन को हटाया गया और सेक्शन 3 में क्या लिख दिया गया, ये सेक्शन 3 बोल रहा हूं फिलहाल मैं, कि प्रीवियस ईयर क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर मीन्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लोज 34, यानी कि प्रीवियस ईयर वो है जो 234 में है, यानी कि एट प्रेजेंट सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन नहीं है, बल्कि उसे छोड़ दिया गया है सेक्शन 234 के ऊपर। और सेक्शन 234 क्या कहता है, एज पर सेक्शन 2 क्लोज 34, एज पर सेक्शन 2 क्लोज 34, प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर, एट पर सेक्शन 2 क्लोज 34 प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर। कौन सा फाइनेंशियल ईयर, immediately preceding the relevant assessment year, यानी कि जो भी हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उससे जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर है। तो सभी लोग बताएं हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या होगा, अवर करंट प्रीवियस ईयर इज, फटाफट बताएं कि हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या होगा, हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या होगा। तो जवाब आ रहा है 2020-21, वेरी वेरी गुड, आवर करंट प्रीवियस ईयर इज 2020-21, 2020-21 is our current previous year। क्लियर है। अब दोनों का रोल समझिए आप कि असेसमेंट ईयर का क्या रोल है, प्रीवियस ईयर का क्या रोल है। देखिए, डिपेंड करता है कि आप किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। और जो मनीष सर ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर, तो उसको भी काफी हद तक जो मैं समझाने वाला हूं उससे आंसर मिल जाएगा। एक्चुअली हर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी है, हर फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर भी है। अभी जैसे मैंने असेसमेंट ईयर लिखवाया था, हमारा करंट असेसमेंट ईयर 21-22 है, लेकिन अपने आप में 2021 भी तो एक असेसमेंट ईयर है, वो भी एक फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि 1920 भी एक हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो वो अपने आप में असेसमेंट ईयर है। और प्रीवियस ईयर भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं संजय जैन आप लोगों के लिए एक टीचर, अध्यापक, आपका मेंटर हूं। मैं संजय जैन अपने बच्चों के लिए एक पिता की भूमिका अदा करता हूं। मैं संजय जैन अपनी वाइफ के लिए एक पति की भूमिका अदा करता हूं। मैं संजय जैन अपने मम्मी पापा के लिए एक बेटे की भूमिका अदा करता हूं। मैं वही हूं, जैसे फाइनेंशियल ईयर वही है, समझिए मनीषा, फाइनेंशियल ईयर वही है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर एक कॉमन नाम हो गया। लेकिन वो कॉमन नाम किसके लिए क्या भूमिका अदा करेगा, अंतर यहां पर है। एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्या होता है, जो इनकम आप जिस ईयर में कमाते हैं उस इनकम के लिए वो फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर का रोल अदा करता है। जो इनकम आप जिस प्रीवियस ईयर में कमाते हैं वो
प्रीवियस ईयर, वो फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर का रोल अदा करता है उस इनकम के लिए। अभी जैसे आज डेट है हमारी 12 फरवरी 2021, हमारा एक प्रीवियस ईयर चल रहा है। मैंने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो भी इनकम कमाऊंगा, आप मुझे फीस देंगे, वो एक इनकम है। तो जो आप मुझे फीस देंगे उस फीस के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 एक प्रीवियस ईयर है। लेकिन कुछ बच्चों ने जो आपसे पहले के बैच में पढ़े होंगे, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में मुझे फीस दी होगी। उस फीस के लिए जो 1920 में मुझे मिली, जो मेरी आमदनी हुई, उस फीस के लिए 1920 मेरा प्रीवियस ईयर है। आपकी फीस के लिए 1920 इज नॉट माई प्रीवियस ईयर। आपकी फीस मेरे कितनी मेरी रिसीट है, कितने खर्चे घटेंगे, कितनी मेरी आय मानी जाएगी, इसके रूल्स पिछले साल आ गए हैं फाइनेंस एक्ट 2020 के बजट में। तो उस तरीके से इनकम निकाली जाएगी मेरी। अब उस इनकम के ऊपर कैलकुलेट करके मुझे टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि फाइनेंशियल ईयर वही है। हर एक फाइनेंशियल ईयर दो रोल प्ले करता है। एवरी फाइनेंशियल ईयर इज ए प्रीवियस ईयर एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर इज ए असेसमेंट ईयर एज वेल। क्लियर है? जैसे मैं कई सारी भूमिका अदा करता हूं, आप लोगों के लिए मैं मेंटर, गुरु, अपने बच्चों के लिए मैं एक पिता, किसी के लिए पति, किसी के लिए बेटा हूं मैं ही, लेकिन मैं अलग अलग भूमिका अदा करता हूं अलग अलग लोगों के लिए। तो हर एक फाइनेंशियल ईयर जो है इनकम टैक्स में दो रोल अदा करता है। एवरी फाइनेंशियल ईयर इज ए प्रीवियस ईयर एज वेल एज असेसमेंट ईयर। जिस इनकम को आप जिस फाइनेंशियल ईयर में कमाएंगे उस इनकम के लिए तो वो प्रीवियस ईयर का काम करेगा, और जो आप पिछले साल कमा चुके होंगे उसके लिए वो असेसमेंट ईयर काम करेगा। यानी कि जो मैं 19-20 में कमा चुका हूं तो 1920 इनकम के लिए 2021 क्या हो जाएगा? असेसमेंट ईयर। लेकिन 2021 में जो कमा रहा हूं तो 2021 उसके लिए प्रीवियस ईयर, लेकिन 2021 में जो कमा रहा हूं उसके लिए 21-22 इज द असेसमेंट ईयर। तो फटाफट जवाब भेजिए कि आपके समझ में आ गया है या नहीं आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। समझ में आ गया है सभी लोगों को? जवाब आ रहे हैं मेरे पास, सभी के जवाब आ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है? जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब कुछ क्लियर है? चलिए नोट लिखिएगा, इसमें एक नोट लिखिएगा। एवरी फाइनेंशियल ईयर प्ले ए डुअल रोल। That is, every financial year is a previous year as well as assessment year। हर एक फाइनेंशियल ईयर जो है डुअल रोल प्ले करता है। हर एक फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी है और असेसमेंट ईयर भी है। देखिए जो कॉन्सेप्ट है प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का, नॉर्मली ये बोला जाता है कि इनकम अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी टैक्स्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। तो इसे मैं लिखवा देता हूं, बोला यही जाता है। तो मैं बताऊंगा, खाली बोलने में और एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जनरली बोला जाता है। तो लिख तो लीजिए इसे, इनकम अर्न ड्यूरिंग
income earned during the previous year will be taxed during relevant assessment year। जो भी आप इनकम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। जो भी इनकम आप प्रीवियस ईयर में कमाते हैं वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है। जैसे कि फाउंडेशन में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट टैक्स सब लोग पढ़ के आए हैं। हमें बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो आप माइनर के साथ करेंगे वो क्या है, वॉइड एब इनिशियो है। क्या ये हमेशा सही है? बोलने में तो यही आता है। ये स्टेटमेंट प्रॉपरली सही नहीं है। बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो हमारी जबान पर चढ़ जाते हैं लेकिन उसका लॉ से लेना देना नहीं होता। एक्चुअल जो इंप्लीकेशन है वो वैसा नहीं होता। जैसा कि मेरी बेटी है, माइनर है, और मैं उसे बाजार में बिस्कुट का पैकेट लेने के लिए भेजता हूं, 10 रुपये दे के भेजता हूं, पार्ले जी का छोटा पैकेट ले आइए आप। तो क्या दुकानदार अपनी सीट से उछल जाए, अरे भाई माइनर आ गई, माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कभी हमने पढ़ा था संजय सर से, तो क्या उसे बिस्कुट का पैकेट देने से मना कर देना चाहिए? जबकि कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी है। और हम कहते हैं कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। तो ऐसा नहीं है, वो परफेक्टली वैलिड है। उसमें कुछ बातें छुपी भी रहती हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिए माइनर के साथ जिसमें उसकी लायबिलिटी आ जाए। उधार लेने आए तो मत दो, क्योंकि उधार लेने आएगा, अगर आप दे दिया तो उससे रिकवर नहीं कर सकते आप। लेकिन एक हाथ से कैश, दूसरे हाथ से माल अगर दे रहे हो तो काहे का वॉइड, कहां लायबिलिटी रह जाएगी? सबके बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही हम ये कहते हैं कि इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी टैक्स्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। नॉर्मली ऐसा है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। कभी आप इसे एक रूल बना लें और जब एक्सेप्शन आए तो आप परेशान हो जाएं कि सर ने तो पहली क्लास में ही बताया था। कुछ केसेस में जो इनकम प्रीवियस ईयर में कमाई जाती है वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाती है। समझ आ गई बात? आप लोगों के भी समझ में आ गई जो लोग घर से क्लास ले रहे हैं? चलिए, तो आज बच्चों में इस लेक्चर को यहीं तक रखता हूं और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास का जो टाइम रहेगा, कल की आने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे मेरी छुट्टी रहेगी, लेकिन हम लोग कल सैटरडे और संडे दोनों दिन क्लास लेंगे। मंडे और ट्यूसडे मेरी छुट्टी रहने वाली है। कल का जो टाइम रहेगा इनकम टैक्स का वो हम रखेंगे 10:30 शार्प 10:30 हम लोग अपनी क्लास का टाइम रखेंगे, ठीक है ना। और परसों भी 10:30 रखेंगे। परसों से फिर हम दोनों क्लास शुरू कर देंगे, टैक्स की भी, लॉ की भी। कल जो क्लास रहेगी खाली टैक्सेशन की रहेगी 10:30 to 12 तक, ठीक है ना। और परसों से फिर हम दोनों क्लास शुरू कर देंगे, यानी कि संडे को। मंडे और ट्यूसडे मेरा ऑफ रहेगा, फिर वेडनेसडे से फिर क्लासेस दोबारा चालू होंगी। थैंक यू वेरी मच।